जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो दो तीन टॉपिक्स को हम लोग आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको आंसर इन सभी का आंसर किस प्रकार से देना रहता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जानेंगे कि पेट्रोल्स के बारे में। तो आप लोगों से पेट्रोल्स इस टॉपिक से पहला प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पेट्रोल से आप क्या समझते हो या फिर पेट्रोल्स क्या है। तो आप लोगों को आंसर लिखना रहता है, किसी भी लड़ाई की सफलता मुख्यतः सही समय पर दुश्मन के बारे में सही सूचनाओं की जानकारी पर निर्भर करती है। इस प्रकार की अधिक सूचनाएं कमांडर को पेट्रोल से मिलती हैं। तो पेट्रोल क्या है, ये तरीका आप लोगों को समझ आ गया। पेट्रोल्स के माध्यम से हम लोग दुश्मनों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हैं या फिर सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं पेट्रोल के माध्यम से। ठीक है, तो पेट्रोल्स क्या है या पेट्रोल से आप क्या समझते हो पूछेंगे आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को दो लाइन में लिखना है, किसी भी लड़ाई की सफलता मुख्यतः सही समय पर दुश्मन के बारे में सही सूचनाओं की जानकारी पर निर्भर करती है। इस प्रकार की अधिक सूचनाएं कमांडर को पेट्रोल से मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेट्रोल की परिभाषा, मतलब यहाँ पे सिर्फ परिभाषा लिखा है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि पेट्रोल्स की परिभाषा लिखिए। तो पेट्रोलिंग एक हथियारबंद टुकड़ी है जो दिए हुए इलाके में गश्त करके दिए हुए टास्क को पूरा करती है। ठीक है, परिभाषा पूछेंगे तो आपको ये लिखना है, पेट्रोल से क्या समझते हो पूछेंगे तो आपको ये लिखना है। तो पेट्रोल्स की परिभाषा लिखिए पूछेंगे तो क्या लिखोगे आप लोग, पेट्रोलिंग एक हथियारबंद टुकड़ी है जो दिए हुए इलाके में गश्त करके दिए हुए टास्क को पूरा करती है। सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से एग्ज़ाम में आपके पूछ दिया जाता है कि पेट्रोल्स कितने प्रकार के होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ दिया जाता है कि पेट्रोल्स खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बताना है पेट्रोल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। तो सबसे पहला हो जाता है रेकी पेट्रोल। सबसे पहला क्या बोलेंगे, रेकी पेट्रोल। उसके बाद दूसरा हो जाता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो पेट्रोल खाली स्थान प्रकार के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है दो प्रकार का कौन कौन सा, उसका नाम लिखने को बोलेंगे। तो रेकी पेट्रोल, उसके बाद प्रोटेक्टिव पेट्रोल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है। तो अगला प्रश्न बनता है कि रेकी पेट्रोल के क्या कार्य हैं। रेकी पेट्रोल के कार्य लिखो। तो आप लोगों को बताना है पॉइंट्स में, दुश्मन की पोजीशन, इरादा तथा तैयारी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना। ये किसका कार्य हो जाता है, रेकी पेट्रोल का पहला कार्य। उसके बाद दूसरा कार्य क्या लिखोगे, दुश्मन की पहचान, बनावटी रुकावटें तथा भौगोलिक आकृति के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, दुश्मन की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये सभी किसका आंसर है, तो ये सभी है रेकी पेट्रोल्स के कार्य हैं। ठीक है, तो रेकी पेट्रोल के क्या कार्य है पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है, दुश्मन की पोजीशन, इरादा तथा तैयारी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, दुश्मन की पहचान, बनावटी रुकावटें तथा भौगोलिक आकृति के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। उसके बाद दुश्मन की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो ये हो जाते हैं रेकी पेट्रोल के कार्य। उसके बाद प्रोटेक्टिव पेट्रोल के कार्य भी आप लोगों से पूछ दिया जाता है। तो आप लोगों को बताना है प्रोटेक्टिव पेट्रोल के क्या कार्य होते हैं। तो दुश्मन की पेट्रोल को अपनी खबर नहीं प्राप्त होने देना, ये प्रोटेक्टिव नाम से ही आप लोगों को समझ आना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करेगा, किसकी प्रोटेक्ट करेगा, तो अपने टीम का। तो दुश्मन की पेट्रोल को अपनी खबर नहीं प्राप्त होने देना, ये प्रोटेक्टिव पेट्रोल का पहला कार्य हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या लिखोगे, दुश्मन की हरकत के बारे में शीघ्र आगाह करना तथा कभी कभी लड़ाई भी लड़कर दुश्मन को उलझाए रखना, ये दूसरा पॉइंट लिखोगे। नो मैंस लैंड पर कब्जा करना। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स के कार्य में कौन कौन सा। दुश्मन की पेट्रोल को अपनी खबर नहीं प्राप्त होने देना, यह पहला पॉइंट। दुश्मन की हरकत के बारे में शीघ्र आगाह करना तथा कभी कभी लड़ाई भी लड़कर दुश्मन को उलझाए रखना। मतलब प्रोटेक्टिव पेट्रोल, प्रोटेक्टिव वर्ड से आप लोगों को प्रोटेक्ट करने वाली तीन पॉइंट्स लिखना है, कौन कौन सा। दुश्मन की पेट्रोल को अपनी खबर नहीं प्राप्त होने देना, दुश्मन की हरकत के बारे में शीघ्र आगाह करना तथा कभी कभी लड़ाई भी लड़कर दुश्मन को उलझाए रखना, नो मैंस लैंड पर कब्जा करना। तो ये तीन पॉइंट्स हो जाते हैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स के कार्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं पेट्रोलिंग के मुख्य चरण कौन कौन से हैं।
पेट्रोलिंग के मुख्य चरण कौन कौन से हैं पूछ दिया जाता है। इसका डिटेल लिखने को नहीं पूछा जाता, तो तैयारी लिखना है आप लोगों को, उसके बाद संचालन, उसके बाद समीक्षा। तो पेट्रोलिंग के मुख्य चरण पूछेंगे तो आप लोगों को सिर्फ 3 ही चीज़ लिखना है, प्रिपरेशन, कंडक्ट, उसके बाद डेब्रीफिंग। ठीक है, तो पेट्रोलिंग के मुख्य चरण 3 कौन कौन से? तैयारी, संचालन, उसके बाद समीक्षा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पेट्रोल्स टॉपिक से इतने ही प्रश्न बनते हैं। और कौन कौन से प्रश्न हैं, मतलब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेट्रोल्स कितने प्रकार के होते हैं वह नाम लिखिए, अभी पढ़े हैं। उसके बाद रेकी पेट्रोल के कार्य होता है, फिर प्रोटेक्टिव पेट्रोल के कार्य, फिर पेट्रोल क्या है ये पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़े थे वही है। उसके बाद पेट्रोलिंग के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में अगर इन सब का आंसर याद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को शुरू से देखना है, उसके बाद इन सब का आंसर आपको अच्छे से याद करते जाना है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एनसीसी कैडेटों द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा एवं विभिन्न गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सामाजिक सेवा और विभिन्न गतिविधियों के नाम लिखिए बोलेंगे तो आप लोगों को वृक्षारोपण, रक्तदान, सामुदायिक कार्य या आपदा राहत। तो ये कार्य है जो एनसीसी कैडेट्स द्वारा सोशल सर्विस में किए जाते हैं। या फिर विभिन्न गतिविधियां लिखिए एनसीसी कैडेट्स का बोलेंगे तो भी आप लोगों को वृक्षारोपण, रक्तदान, सामुदायिक कार्य, आपदा राहत ये चीज़ें लिख देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीसी कैडेटों द्वारा किन साहसिक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे साहसिक गतिविधियाँ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाता है एनसीसी कैडेट्स। तो बताना है पर्वतारोहण अभियान, उसके बाद ट्रैकिंग अभियान, पैराशूट सेलिंग, उसके बाद पैराकोर्स। तो ये है जो साहसिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एनसीसी कैडेटों द्वारा किन साहसिक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धा में भाग लिया जाता है, अगर आप लोगों से एनसीसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या वाइवा में पूछेंगे या फिर लिखित परीक्षा में पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है एनसीसी कैडेट्स द्वारा पर्वतारोहण अभियान, ट्रैकिंग अभियान, पैरासेलिंग, पैराकोर्स साहसिक गतिविधियों में भाग लिया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल के मुख्य 5 भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक राइफल का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ पूछा है राइफल के मुख्य 5 भागों के नाम कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिगर सभी राइफल में होंगे तभी हम लोग शूट करेंगे, ये लिख देना है। उसके बाद ट्रिगर गार्ड होता है यहाँ पे, वो लिखना है। ट्रिगर के नीचे में गार्ड होता है, ऐसा इस प्रकार का ट्रिगर रहता है, तो ये ट्रिगर गार्ड बोलते हैं इसको। उसके बाद मजल लिख देना है आप लोगों को, वोल्ट लिखना है, सेफ्टी स्विच लिखना है, फिर मैगजीन। तो ये हो गए 5 प्रमुख भागों के नाम किसी भी राइफल में जो होते हैं। तो ये आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये भी समझना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या लिखना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर राइफल का नाम नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये आंसर्स लिख सकते हो, ये चीज़ आपके माइंड में चलना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मानचित्र अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द कौन कौन से हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। मानचित्र अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द को बताना है। तो आप लोगों को बताना रहेगा तकनीकी शब्द कौन कौन से हो जाते हैं। दिक्मान, तल चिन्ह, समोच्च रेखाएं, ग्रिड रेखाएं और ग्रिड उत्तर, चुंबकीय उत्तरांतर, मानचित्र, त्रिकोण बिंदु। तो ये हो जाते हैं मानचित्र अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द। कौन कौन से? दिक्मान, तल चिन्ह, समोच्च रेखाएं, ग्रिड रेखाएं, ग्रिड उत्तर, चुंबकीय उत्तरांतर, मानचित्र, त्रिकोण बिंदु। ये सभी क्या है? तकनीकी शब्द। किसमें प्रयोग होते हैं? तो मानचित्र अध्ययन में प्रयोग किए जाते हैं। समझना आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। दिक्मान से क्या अभिप्राय है? प्रश्न पूछा गया है दिक्मान से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान या दिक् कोण कहते हैं। दिक्मान से क्या अभिप्राय है या फिर दिक्मान से आप क्या समझते हो पूछेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इतना लिख देना है अपने समझने के लिए कि उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान या दिक् कोण कहते हैं। समझना, ठीक है। दिक्मान को दिक् कोण भी कहते हैं। या फिर दिक्मान से क्या अभिप्राय है पूछेंगे तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान या दिक् कोण कहते हैं। दो बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिलाकर उत्तर की ओर बढ़ाने से इसे बनाया जा सकता है। यह हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज बनाया और मापा जाता है। ठीक,
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को याद कर लेना है। दिक्मान से क्या अभिप्राय है या फिर दिक् कोण क्या है पूछेंगे तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को दिक्मान या दिक् कोण कहते हैं। दो बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिलाकर उत्तर की ओर बढ़ाने से इसे बनाया जा सकता है। यह हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और मापा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं। देखो दिक्मान, ये इससे रिलेटेड दो प्रश्न पढ़ लिए हम लोग। तो दिक्मान कोण क्या होता है या फिर दिक्मान किसे कहते हैं या फिर दिक्मान से आप क्या समझते हो पूछेंगे तो वो आंसर लिखना है। दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं या खाली स्थान प्रकार के होते हैं बोलेंगे तो आप लोगों को 3 प्रकार का लिखना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की उत्तर दिशा के अनुसार यह भी 3 प्रकार के होते हैं, ये लिख देना है। उसके बाद असल दिक्मान, ग्रिड दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान, ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ लिखना है कि 3 प्रकार की उत्तर दिशा होता है। बताया था आप लोगों को कौन कौन सा होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ट्रू नॉर्थ, उसके बाद ग्रिड नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ। सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पढ़े हो, मैग्नेटिक नॉर्थ, उसके बाद पढ़े हैं ग्रिड नॉर्थ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया कि दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं, तो दिक्मान भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर दिशा जो 3 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से दिक्मान भी 3 प्रकार के होते हैं। असल दिक्मान, उसके बाद ग्रिड दिक्मान, फिर चुंबकीय दिक्मान। तो दिक्मान के प्रकार और उत्तर के प्रकार, ये दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। अगर आप लोग दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं पूछेंगे तो आप लोगों के माइंड में ये भी आना चाहिए कि उत्तर भी 3 प्रकार के होते हैं, दिक्मान भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर कौन कौन से होते हैं ये आपके माइंड में आना चाहिए, दिक्मान कौन कौन से होते हैं ये आपके माइंड में आना चाहिए। तभी आप लोग अपने आप को समझ पाओगे कि आप लोग 100% ए ग्रेड की तैयारी कर रखे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो सूर्य के द्वारा हम लोग उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, तारों द्वारा, ईदगाह व मस्जिद द्वारा, उसके बाद GPS द्वारा और कंपास द्वारा। तो ये उत्तर दिशा ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें लिख देना है। सूर्य द्वारा, तारों द्वारा, ईदगाह व मस्जिद द्वारा, GPS द्वारा, कंपास द्वारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। फ्रेंड्स आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को चैनल आज का क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को NCC वे चैनल पे NCC A, B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है और NCC स्पेशल एंट्री स्कीम जो निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को NCC वे चैनल पे मिल जाता है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसमें NCC कैडेट्स को पहले प्रेफरेंस या बोनस मार्क्स दिया जाता है, उसका भी डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को NCC वे चैनल पे मिल जाता है। तो NCC वे चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर आर्डर के प्रमुख आदेश कौन से हैं। फायर आर्डर के प्रमुख आदेश कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। फायर आर्डर के समझो सीक्वेंस, ठीक है। तो यह सैन्य अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले गोलाबारी संबंधी विभिन्न आदेश होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। फायर ऑर्डर क्या होते हैं पहले समझ रहे हैं। तो यह सैन्य अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले गोलाबारी संबंधी विभिन्न आदेश होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स में यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि फायर आर्डर के खाली स्थान प्रकार होते हैं, फायर आर्डर के प्रकार खाली स्थान होते हैं, ऐसा पूछेंगे तो आप लोगों को बताना है 3 प्रकार का। इसका नाम लिखने को बोलेंगे तो आप लोगों को लिखना रहेगा योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश, उसके बाद फायर नियंत्रण आदेश, ठीक है। योजना आदेश जिसको हम लोग प्लान ऑर्डर बोलेंगे इंग्लिश में, उसके बाद फायर निर्देश आदेश जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फायर डायरेक्शन ऑर्डर, उसके बाद फायर नियंत्रण आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर। अब आप लोग एक चीज़ समझना, आप लोग हिंदी मीडियम से हो और मैं भी ज़्यादातर क्लासेस हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी नाम्स को लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोगों को इसका इंग्लिश नाम भी याद रहे और आप लोग जब एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश नाम याद है तो आप लोगों को इंग्लिश में भी लिखना है, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लिखना है कौन कौन सा, तो योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश, उसके बाद फायर नियंत्रण आदेश। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
ये आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से ये टॉपिक भी आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए 3 उपाय लिखिए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए गए उपाय लिखिए, 3 उपाय। तो कौन कौन सा लिखेंगे आप लोग? तो पुलिस को सूचित करना, ये पहला पॉइंट हो जाता है। लाल झंडा लगाना, उसके बाद हथियारों का निरीक्षण। तो ये हो जाते हैं फायरिंग रेंज पर किए गए सुरक्षा के उपाय। इसके अलावा आप लोग जब एनसीसी कैडेट्स बन के जाते हो तो आप लोगों को फायरिंग कराते हैं तो एक संतरी नाम सुने होंगे, संतरी ड्यूटी लगाया जाता है, जिसको लाल कलर का वो पहनाया जाता है, एक कपड़ा पहनाते हैं, उसके बाद उसको फायरिंग रेंज के पास खड़ा किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न है, एसएलआर के 5 मुख्य भाग का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेशल एक पर्टिकुलर एक राइफल का नाम दिया है एसएलआर का। तो एसएलआर का फुल फॉर्म आप लोगों को आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, सेल्फ लोडिंग राइफल। और पीछे प्रश्न क्या पढ़े थे कि कोई भी मतलब एक राइफल का प्रमुख 5 भागों का नाम लिखिए, ये पूछा था। यहाँ पे एक पर्टिकुलर राइफल का नाम दिया है एसएलआर का। तो एसएलआर के नाम में कौन कौन से लिखोगे? तो बट लिखोगे, कैरिंग हैंडल, फोर साइट व बैक साइट, उसके बाद मैगजीन, फिर पिस्टन ग्रुप। तो ये हो जाते हैं एसएलआर के 5 प्रमुख भागों के नाम या फिर 5 मुख्य भागों के नाम। कौन कौन सा? तो याद रखना, बट, फिर कैरिंग हैंडल, फोर साइट एवं बैक साइट, फिर मैगजीन, फिर पिस्टन ग्रुप। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एलएमजी को कितने भागों में तथा किस क्रम में खोला जाता है? तो ये प्रश्न 2 प्रकार से बनते हैं, एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है या फिर एलएमजी को खालिस्तान भागों में खोला जाता है। तो आप लोगों को बताना है 5 प्रमुख भागों में खोला जाता है और इसका सीक्वेंस वाइज लिखने के लिए बोला है यहाँ पे ना, किस क्रम में खोला जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग पिस्टन ग्रुप को खोलते हैं, उसके बाद वायरल ग्रुप को खोलते हैं, फिर बट ग्रुप को खोलते हैं, फिर बॉडी ग्रुप, उसके बाद आता है वाई पार्ट ग्रुप, ठीक है। तो एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है? 5 भागों में। कौन कौन सा? पिस्टन ग्रुप, वायरल ग्रुप, बट ग्रुप, उसके बाद बॉडी ग्रुप, उसके बाद वाई पार्ट ग्रुप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि एमपीआई का पूरा नाम लिखो या फिर एमपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्या लिखोगे? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एमपीआई का पूरा नाम। एमपीआई का पूरा नाम फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं और ये 1 नंबर के सवाल में भी पूछ दिया जाता है, एमपीआई का पूरा नाम। तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ये लिखना है। फिर है, इसके बाद है, पास की लड़ाई के लिए हथियार लिखो। पास के लड़ाई के लिए कौन कौन से हथियार उपयोग किए जाते हैं? तो स्टेन का प्रयोग करते हैं, पिस्तौल का, फिर संगीन का, उसके बाद हैंड ग्रेनेड। तो पास की लड़ाई के लिए हथियार है, ऐसा पूछेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है, पास की लड़ाई के लिए हथियार लिखिए। तो आप लोगों को बताना है स्टेन, पिस्तौल, संगीन, हैंड ग्रेनेड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं? राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं? तो 4 पोजीशन से। कौन कौन सा? तो लेट कर, बैठ कर, घुटने के बल बैठ कर, उसके बाद खड़े होकर। तो ये पोजीशंस आप लोग जब कैंप गए थे तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया गया था, कौन कौन पोजीशन से फायरिंग कर सकते हैं। तो लेट कर, बैठ कर और घुटने के बल बैठ कर, फिर खड़े होकर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? ये प्रश्न और इस प्रश्न दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पूछा गया था राइफल से फायर कितने पोजीशन से कर सकते हैं, ये पूछा गया था। और यहाँ पे पूछा था एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? तो 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। यही फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि एनसीसी कैडेट्स को खालिस्तान प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। तो आप लोगों को बताना है 4 प्रकार की। कौन कौन सा? तो ग्रुपिंग फायर कराया जाता है एक, उसके बाद एप्लीकेशन फायर, उसके बाद स्नैप शूटिंग, उसके बाद होता है एडवांस शूटिंग। कौन कौन सा? तो ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग, फिर एडवांस शूटिंग। अब आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्लीकेशन फायर से आप क्या समझते हो, ग्रुपिंग फायर से क्या समझते हो, या फिर स्नैप शूटिंग को समझाइए, एडवांस शूटिंग को समझाइए। तो इसको मैंने डिटेल पढ़ाया था अपने एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस, उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को इसका क्लास मिल जाएगा कि ग्रुपिंग फायर में क्या होता है, एप्लीकेशन फायर क्या होता है, स्नैप शूटिंग क्या है, एडवांस शूटिंग क्या है। तो ये आप लोगों को इसका डिटेल भी पढ़ लेना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, निम्न हथियारों में आमतौर पर कितने गोलियां भरी जाती हैं? तो एसएलआर दिया है, एसएलआर का 20 राउंड, एलएमजी का 28 राउंड, इंसास का 20 राउंड, स्टेन का
मोडफेन मैगजीन में 18 राउंड, ये लिखना है। तो निम्न हथियारों में आमतौर पर कितनी गोलियां भरी जाती है? तो एसएलआर में 20 राउंड लिखोगे, एलएमजी में 28 राउंड, और इंसास में 20 राउंड, और स्टेन में मेन फेड मैगजीन में 18 राउंड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न हथियारों के कारगर रेंज लिखो। इफेक्टिव रेंज पूछा गया है, तो स्टेन गन का हो जाता है आपका 30 गज, उसके बाद एसएलआर का 300 गज, एलएमजी का 500 गज, उसके बाद इंसास राइफल का हो जाता है 400 गज। हथियारों के कारगर रेंज मतलब इफेक्टिव रेंज आप लोगों से पूछा गया है, तो स्टेन गन का 330 गज, उसके बाद एसएलआर का 300 गज रहेगा, उसके बाद एलएमजी का 500 गज, उसके बाद इंसास राइफल का 400 गज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 22, राइफल का कारगर रेंज इफेक्टिव रेंज 25 गज। ये सामने पॉइंट है, इसको मत समझना, 25 गज इसका इफेक्टिव रेंज होता है, ये जानना है। इसके बाद होता है आज का क्लास कंप्लीट। फ्रेंड्स, आप लोगों को लिए मैंने एनसीसी हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस ये सीरीज डाला है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनसीसी का सबसे पहला हैंडबुक टॉपिक वाइज क्लासेस, उसके बाद मैंने डाला है एनसीसी का मैराथन क्लास, उसके बाद मैंने डाला है एनसीसी एग्ज़ाम टारगेट अल्फ़ा ग्रेड का एक सीरीज़। तो 3 प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों को ख़त्म करना है, उसके साथ ही साथ आपको अपने हैंडबुक से पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा आप लोगों ने जो कैम्प किया था, तो आप लोगों को नोट्स बनवाया गया था, या फिर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आप लोगों को अपने एनसीसी एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन हुआ है ऐसा एहसास होगा। और मैं अभी एग्ज़ाम से पहले लगातार क्लासेस डालते रहूँगा, तो आप लोगों को इस चैनल के साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।